वक्त से पहले और समय से ज़्यादा राजनीतिक दलों का प्लानिंग जो है वो तैयार हो जाता है और इस प्लानिंग को लेकर के वो काफ़ी सजग भी हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में 2 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं। हालांकि देश के अलग राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन बिहार के चुनाव ने देश में सबसे ज़्यादा चर्चा का स्थान लिया है। आपको बता दें कि उपचुनाव 30 तारीख को वोटिंग होनी है और 2 नवंबर को परिणाम आएंगे, लेकिन इसके ठीक पहले जिस तरह से प्लानिंग हो रही है और जिस तरह से रणनीति बन रही है, उसने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं न कहीं बिहार के इस उपचुनाव के बाद राजनीतिक हालात और दलों के अलग-अलग जो दोस्त और दुश्मन की लिस्ट है, उसमें भी बदलाव हो सकते हैं। आज के भोरे-भोर में हम इस विषय पर आपके साथ बातचीत करेंगे और विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद फैसला आप पर छोड़ते हैं और आप कमेंट बॉक्स में कृपा करके अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। आज के भोरे-भोर में हम जिस विषय को लेकर के आए हैं कि उपचुनाव के बाद किस तरह से बिहार में राजनीतिक हालात बदलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने एजेंडे सेट कर लिए हैं, उसके बाद बिहार में किस तरह के नए हालात देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि बिहार पूरी तरह से राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है, जहां एक तरफ आपने देखा कि एकजुट दिख रहा महागठबंधन बिखरता हुआ नज़र आया और एक दूसरे के विरुद्ध उम्मीदवार खड़े किए गए। इतना ही नहीं, एनडीए में जो बिखराव नज़र आ रहा था वो चुनाव के लिए एकजुटता नज़र आई, लेकिन इस एकजुटता ने कहीं ना कहीं एक बात तो साबित की है कि इसके पीछे बहुत सारे पहलू हैं जिन पहलुओं पर विचार करने की ज़रूरत है और विचार होने भी लगे हैं। जहां एक तरफ आपने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भी कई तरह की बातें सामने आ रही थी। राष्ट्रीय जनता दल के दोनों जो लालू प्रसाद के पुत्र हैं, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच में खटास बढ़ गया है और इस खटास बढ़ने से ये कहा जा रहा है कि इसका असर परिणाम पर भी पड़ सकता है। लेकिन इन दावे को खारिज करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है और इस नहीं असर पड़ने को कितना ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं बाकी के लोग और जनता को कैसे समझा पाएंगे, ये भी एक बड़ा संभावना नज़र आ रहा है और इस पर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद के आने की भी सूचनाएं थी और कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद आएंगे और बिहार में आकर के चुनाव प्रचार में भी जाएंगे और अलग अलग ज़िलों में भी वो भ्रमण करेंगे। लेकिन तत्काल जिस तरह की स्थितियां और परिस्थितियां नज़र आ रही हैं, उसमें लालू प्रसाद के आने की संभावनाएं थोड़ी कम नज़र आ रही हैं। आपको बता दें कि इन सब बातों के बीच में अचानक से राबड़ी देवी दिल्ली से पटना के लिए निकलती हैं और पटना आने के बाद वो सबसे पहले तेज प्रताप यादव के पास जाती हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव उनके आने से पहले ही घर छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। इन सारी बातों को लेकर के इतना कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब तेज प्रताप यादव अलग रास्ता पकड़ चुके हैं और उस रास्ते में कहीं भी राष्ट्रीय जनता दल नज़र नहीं आ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं ने लगातार तेज प्रताप यादव पर बयान दिए हैं। जो कल तक बचते नज़र आ रहे थे वो भी अब खुल करके तेज प्रताप यादव पर बोल रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने तो सबसे पहले ये कहा कि तेज प्रताप यादव पार्टी में हैं कहाँ, लेकिन उन्हीं का अनुसरण करते हुए 2-3 दिनों के बाद जब एक और वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी से जब पूछा जाता है पार्टी के स्थिति पर, चुनाव में जीत हार के संभावनाओं पर, तो वो तेज प्रताप की भी चर्चा आ जाती है और तेज प्रताप की चर्चा होते ही जैसे ही इस पर चर्चा होती है, उदय नारायण चौधरी भी स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि तेज प्रताप यादव पार्टी में हैं कहाँ। उन पार्टी से तो अलग है, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है और वो अलग हो गए हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के क्या लालू प्रसाद और राबड़ी देवी इस बात को स्वीकार करती हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में हैं लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती के फार्म हाउस पे वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी और कहा यहाँ तक जा रहा था, विरोधी तो ये भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं यही वो मुद्दा है जिसको लेकर के तेजस्वी यादव के विरुद्ध पूरी मुहिम तैयार हो गई है और तेज प्रताप यादव, मीसा भारती उनसे नाराज़ चल रही हैं। इन सारी बातों को लेकर के हम जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि उपचुनाव के परिणाम के बाद, रिजल्ट के बाद बिहार में किस तरह की प्लानिंग बना रहे हैं ये बाकी के दल हैं। तो एक तरफ आपने देखा कि जदयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में उपचुनाव में तो एकता नज़र आई, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव की बात आते ही दोनों के बीच की तल्खियाँ साफ नज़र आ रही हैं। आपको हमने खबरों के माध्यम से बताया था कि एनडीए के जो बाकी के घटक दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल अलग हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं।
उत्तर प्रदेश चुनाव में, जहां जनता दल यूनाइटेड ये कह रहा था और बार बार आग्रह कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए का एक बड़ा स्वरूप लेकर के उत्तर प्रदेश चुनाव में उतरे, जिसमें एनडीए के अन्य साथी भी मौजूद रहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पे इस बात से इनकार कर दिया। वो किसी को भी बिहार से अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। इन बातों को लेकर के ललन सिंह के बयान आए थे और केसी त्यागी ने तो पहले ही कह दिया था कि वो 170 सीटों पर तैयारियाँ कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि मणिपुर से जिस तरह से चुनावी बिगुल फूका है ललन सिंह, केसी त्यागी और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अन्य नेताओं ने, उससे साफ लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों में एक बार फिर से इस उपचुनाव के बाद तल्खियां देखने को मिल सकती है और इसके असर बिहार पर भी पड़े तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको जिस तरह से आपने देखा कि मुकेश सहनी पूरी जोशो खरोश के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बिगुल फूंक चुके हैं, क्योंकि मुकेश सहनी के साथ जो कुछ भी हुआ था उस सबको याद है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा हिंदुस्तानी आवाम पार्टी भी कर रही है। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के सुप्रीमो और जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन और बिहार सरकार में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे संतोष सुमन कई बार उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि भारतीय जनता पार्टी एनडीए को एकजुट करके नहीं लेकर चलती है उत्तर प्रदेश में, तो वो नीतीश कुमार के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। इन सारी संभावनाओं के बाद एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और जदयू के संबंधों में तल्खियां देखने को मिल सकती हैं, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कांग्रेस ने तो पूरी तरह से विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है और कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार करके स्पष्ट कर दिया है कि वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करती है और ये तेजस्वी यादव के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त होगा, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री बनने के बीच में अगर कहीं रोड़ा आता है तो वो कांग्रेस है। पहले भी आपने देखा कि 2020 के चुनाव में 70 सीटों में से मात्र 19 सीट जीत करके जो मंसूबे थे तेजस्वी यादव के, उस पर कहीं ना कहीं पानी फेर दी कांग्रेस ने। कांग्रेस अगर और कुछ सीटें जीत करके पिछला भी अगर दोहरा दी होती जो प्रदर्शन था उसका 2015 वाला, तो संभावनाएं थी कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन अब वर्तमान बदली हुई परिस्थितियों में जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि वो बिहार में अब आने वाले चुनाव में अकेले दम पर तैयारियां कर रहे हैं और किसी भी साथी को साथ लेकर के नहीं चलेंगे और ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, इसको लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ये सारे जो चर्चाएं हैं, सारी बातें जो हैं वो उपचुनाव के बाद नए स्वरूप में बिहार में देखने को मिल सकती हैं। बिहार में बदले हुए परिस्थितियों में, बदले हुए परिवेश में कहीं ना कहीं एक बात नज़र आ रही है कि एनडीए और महागठबंधन के बीच में जो तल्खियाँ बढ़ी हैं, उन तल्खियों में ये दोनों ही खेमे अब साफ साफ नज़र आ रहा है कि एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। अब दोनों ही गठबंधन में अगर कोई बड़ा परिवर्तन हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिसको लेकर के राजनीतिक गलियारों के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक भी चर्चा कर रहे हैं और संभावनाएं बहुत सारी बढ़ गई हैं, जिसको लेकर के हम भी आपको बता रहे हैं कि उपचुनाव के बाद बिहार में बहुत कुछ बदलता हुआ नज़र आ सकता है। इसमें दलों की स्थितियाँ तो बदलेंगी ही, वहीं अगर सरकार पर भी असर पड़े तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अगर जदयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में संबंध ठीक नहीं होंगे तो एक मौका, एक अवसर आ सकता है और राबड़ी देवी जो बिहार आई हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं लालू प्रसाद दिल्ली में बैठ करके, और लालू प्रसाद के आने की संभावनाएं कम होती हैं, जो राबड़ी देवी के जरिए वो अपनी बातों को, बिहार में होने वाली घटनाओं को अच्छी तरह से जानकारी लेंगे और इस पर वो विचार करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे। आज के भोरे भोर में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ और बिहार की बदलती हुई परिस्थितियों को बड़ी बारीकी से हम रखने का प्रयास आप तक करते हैं। आपके कमेंट बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपके कमेंट पर ही निर्भर करता है कि आप इस पूरे बदले हुई स्थिति के बारे में क्या सोच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर लीं 9386816700। धन्यवाद।